चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिविक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर आपका सत्ता में साझेदारी था, उसको मैं क्लियर करवा चुका हूं। आज हम लोग जानेंगे सिविक्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। मतलब सत्ता में साझेदारी जो होती है ना, उसका कार्य क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कार्य करने की कौन कौन से अंग है, उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और देखिए, इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करा दूंगा और ऐसे आपको समझा दूंगा ना कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में आ रही है? चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन एकदम लॉजिक के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस नहीं होने वाला है, बशर्ते आप देखते चलिए, समझते चलिए और अपने दिमाग में बैठाते चलिए, कॉपी कलम निकालिए और लिखते चलिए। कुछ बच्चे मतलब इतने ना जिद्दी होते हैं ना, कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना ना जिद कर दिए कि सर अगला चैप्टर आनी चाहिए, अगला चैप्टर आनी चाहिए। तो मैं तो आप लोगों की बातों को टाल भी नहीं सकता ना। इसी कारण से इस चैप्टर को मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा आपको। चलिए देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, जब सत्ता को मतलब जब पावर को लोगों के बीच बांट दी जाती है ना, उसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। समझ में आ रही है? जैसे देखिए, जैसे मान लो कि सरकार कोई कानून बनाता है, चाहे सरकार के पास जब पैसा आता है तो पैसा क्या होता है, वहां से बढ़ते 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 गांव के मुखिया वार्ड के पास पहुंचता है। तो ये क्या हो रहा है, शक्ति का बंटवारा हो रहा है। कहीं ना कहीं हर अधिकारी के पास कुछ ना कुछ सत्ता होता है। जैसे मान लो वार्ड है तो उसके पास भी कुछ ना कुछ सत्ता है। मुखिया है तो उसके पास भी कुछ ना कुछ सत्ता है, पावर है। देखो, सत्ता मीन्स याद रखिए पावर, शक्ति। शक्ति क्या है, उस शक्ति का बंटवारा आपको देखना है। तो सत्ता में साझेदारी का क्या तात्पर्य होता है? तो सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है शक्तियों को बांट देना। जब हमारे समाज में मतलब हमारे देश में जब शक्तियों को बांट दी जाती है, लोगों के पास हर तरह की शक्तियां पहुंचा दी जाती है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सत्ता में साझेदारी कहते हैं। तो सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट करना, शक्तियों को बांट देना। क्या होता है? शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है ना? तो बस आपको इतना लिखना। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि सत्ता के साझेदारी का मतलब क्या होता है, या क्या समझते हैं सत्ता के साझेदारी से, चाहे सत्ता के साझेदारी से क्या तात्पर्य होता है। तो बस इतना लिखना है कि जब लोगों के बीच, जब स्थानीय लोगों जब अपने देश में सारे लोगों के बीच शक्तियों को बांट दी जाती है, तो वो कहलाता है सत्ता की साझेदारी। अब देखो, सत्ता की साझेदारी का कार्य प्रणाली, जो साझेदारी होता है उसका कार्य क्या है, आपको इस चैप्टर में यही देखना है। देखो, कार्य प्रणाली भी कार्य करने की जो प्रणाली है वो आपको देखना है। तो पहले ये समझिए कि हम लोग के जो देश है ना, इंडिया, इसमें संघीय शासन चलता है। हम लोग का देश कौन सा है? संघीय है। मतलब संघीय व्यवस्था हम लोग के देश में लागू है। पूछेगा इंडिया कौन सा देश है, संघीय व्यवस्था इसमें लागू है। इंडिया में कौन सा शासन व्यवस्था लागू है? संघीय। अब देखिए, सबसे पहले समझिए, देखो कार्य प्रणाली किसी भी देश में अगर देखी जाए तो सरकार दो तरह के होंगे। तो मतलब वहां कार्य करने के दो लेवल होते हैं। या तो वहां पर सरकार दोहरी सरकार होगी, नहीं तो एकात्मक सरकार होगी। दोहरी सरकार का मतलब क्या होता है? दोहरी सरकार का मतलब होता है उस देश को चलाने के लिए एक सरकार नहीं होगी, दो सरकार होगी, और उसमें से एक सरकार बड़ा होगा। जैसे इंडिया की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह की सरकार है, देख सकते हैं, केंद्र सरकार है और फिर राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार पूरे देश को देखती है, ठीक है ना, अपने इंडिया को पूरा देखती है, इसमें 29 राज्य को। लेकिन जो राज्य सरकार होती है वो सिर्फ अपने राज्य को देखती है। तो कहने का मतलब दोहरी सरकार आपको समझ में आ गई। देखो, कार्य प्रणाली करने के लिए अब सोचिए, इंडिया इतना ना बड़ा देश, 140 करोड़ अपनी इंडिया की आबादी है। अगर सोचिए एक सरकार बनाई जाएगी तो होगा, नहीं चलेगा। ये तो राजा तंत्र वाला हो जाएगा कि एक वो राजा रहेगा। समझ में आ रही हुआ? इसी कारण से यहाँ पर दो सरकारें मतलब क्या बनाई गई है, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार जो होती है ना, कहाँ कहाँ हस्तक्षेप लगा सकती है, तो विदेश नीति, संचार, बैंकिंग मुद्रा, इस सब में मतलब जो देश की बात आती है ना, उसमें केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभाती है। और राज्य सरकार सिर्फ क्या होगी, अपने राज्य में कानून कैसे बनाना है, ठीक है ना, कानून क्या कैसे बनाना है, जेल क्या है, मतलब ये सब जो अंदर की बातें होती है वो काम करती है। ठीक है ना? अब इतना समझिए, सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली का मतलब क्या होता है। देखो, सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या होता है, दो तरह के होते हैं। कौन? एक दोहरी सरकार, मतलब कार्य प्रणाली में देखी जाए सत्ता की साझेदारी में दो तरह की सरकार होती है। एक होती है दोहरी सरकार और दूसरा होता है एकात्मक सरकार। कौन सा? एकात्मक सरकार। मतलब दो तरह के सरकार चलते हैं, एक दोहरी सरकार, दूसरा होता है एकात्मक सरकार चलती है। ठीक है ना? देखो, दोहरी सरकार का मतलब उसमें दो तरह की सरकार बनेगी, और एकात्मक सरकार का मतलब उसमें एक ही वो सरकारें होगा, वही एगो चलाएगा। जैसे चीन है, चीन में देखिएगा सी जिनपिंग जो है ना, एक ही है, वो चलेबे करता है। अभी दावा ठोक कर रहा है सी जिनपिंग कि हम जब तक रहेंगे ना, जब तक रहेंगे तब तक हम ये वहां पर मतलब अपना शासन चलाएंगे। समझ में आ रही है? देखो, तो हम लोग यहाँ समझते हैं सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली, यहाँ पर दो तरह की सरकार आती है, दोहरी सरकार और एकात्मक सरकार। यानी संघीय शासन व्यवस्था अगर देखी जाए तो उसमें दो तरह की सरकार आपका बन सकती है। ठीक है ना? तो दोहरी
दोहरी सरकार और एकात्मक सरकार समझ में आ गई। दोहरी सरकार का मतलब दुगो सरकार, एकात्मक सरकार का मतलब एक सरकार, ठीक है। अब देखो ये तो समझ में आ गई सत्ता की साझेदारी क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। देखो सत्ता की साझेदारी यदि शक्तियों को बांट दिया गया तो वहां पर कार्य कौन कौन करेगा, तो याद रखिएगा केंद्र और राज्य सरकार जो है कार्य करते हैं। दो तरह के सरकार है, एक केंद्र सरकार है जो अपने पूरे इंडिया को देखेगा, पूरे 2800 राज्य को देखेगा, और राज्य सरकार सिर्फ अपने राज्य को देखेगा, अपने अंदर के जिला को देखेगा, वो बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। समझ में आ रही बात? तो केंद्र और राज्यों के बीच क्या होगा, शक्ति बढ़ चुकी है, अब वो अपने लेवल के अनुसार वो अपना काम करेगी, ठीक है ना। इसको हम लोग दोहरी सरकार कहते हैं, केंद्र और राज्य सरकार। इंडिया कौन सा है, एक दोहरी सरकार यहाँ पर लागू है, ठीक है ना। अब देखो राष्ट्रीय महत्व जहां पर आएगी, जैसे बैंकिंग हो गया, विदेश नीति हो गया, संचार नीति आ गया, उसमें केंद्र सरकार आती है। वहां पर नियम कानून बनाने का काम मतलब जो भी बातें होगी वो सब केंद्र सरकार करेगी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सब देश के लिए काम करेंगे। लेकिन राज्य सरकार जैसे मान लो बिहार के लेकर चलते हैं नीतीश कुमार, तो अपने राज्य के बारे में सोचेंगे, राज्य के बारे में काम करना है। आदित्यनाथ योगी अपने यूपी राज्य के बारे में सोचेंगे। हर राज्य के जो लोग हैं ना, मतलब जो राज्य सरकार है, जो सीएम है, वो अपने राज्य का विकास चाहेंगी। लेकिन जो देश का केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार वो अपने समूचे राज्य का विकास करना चाहेगा, समूचे राज्य पर अपना वर्चस्व बनाना चाहेगा। केंद्र सरकार का मतलब ये होता है। तो राष्ट्रीय अगर महत्व देखी जाए तो राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत कौन केंद्र सरकार आते हैं, और स्थानीय महत्व देखी जाए गाँव जिला उला इस सब में महत्व कौन निभाते हैं, अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वो होते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार का अपने स्थानीय महत्व को लेकर चलना पड़ता है, जबकि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो कार्य प्रणाली कार्य करने के लिए 3 तरह के अंग बनाए गए हैं, ठीक है ना, 3 तरह के अंग। अब सरकार के 3 अंग है। पहले देखो यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, कोई बच्चे को समझ में नहीं आता है। देखो पॉलिटिक्स साइंस कोनो हार्ड ना है, ठीक है ना, खाली समझने का फेर है। तो दिमाग में सिर्फ समझते चलिए। देखिए सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। सरकार के पूछेंगे 3 अंग होते हैं, लेकिन वही पूछेंगे कार्य कितने तरीके से की जाती है, 2 तरीके से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन सरकार का अंग पूछेगा तो 3 गो अंग। कौन कौन सा होता है, वो होता है विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। ये 3 तरह के क्या होते हैं, सरकार के अंग होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, सरकार के अंग होते हैं। अब देखो विधायिका का क्या काम होता है, कानून बनाएगा। कार्यपालिका का होता है वो कानून को लागू करवाएगा। और न्यायपालिका होता है न्याय करवाने वाला, कि कानून सही है कि ना है, गलत होगा वो फटाके कोर्ट में पहुंच जाएगा, जैसे मीडिया वाला होता है। ये न्यायपालिका है, न्याय के लिए काम करता है। जहां गलत होगा मीडिया वाला पहुंच जाता है। मीडिया को देश के किसी कोने में नहीं रोका जा सकता है। संविधान में ऐसा लिखा गया ना कि मीडिया को रोक ही नहीं सकते, वो न्यायपालिका है भाई। तो समझ में देखो सरकार के कितने 3 अंग, ये तीनों कौन कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है ना। विधायिका नियम बनाएगा और कार्यपालिका उसको लागू करवाएगा, और न्यायपालिका न्याय दिलाने के काम करता है। तो मीडिया उसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में कि देखो सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली का मतलब कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करते हैं। केंद्र सरकार अपने राष्ट्र के बारे में सोचेगी, अपने 2900 राज्य के बारे में 2800 राज्य के बारे में सोचेंगे, और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सोचेंगे। समझ में आ रही बुआ? देखो तो मतलब राज्य सरकार का मतलब होता है सिर्फ वो अपने राज्य के बारे में सोचेगा, और केंद्र सरकार का मतलब होता है अपने केंद्र के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, पूरे राज्य के बारे में सोचने का काम करेगा। वो होता है केंद्र सरकार, ठीक है। अब देखो ये तो बात आपको समझ में आई कैसा सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली होता है। तो काम करने का मतलब काम 2 तरह का सरकार करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार करती है, ठीक है ना। अब इसमें सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। कानून बनाने का सब ये काम करते हैं, कोई लागू करवाने का काम करता है, कोई न्याय दिलाता है। अब हम लोग समझते हैं संघीय व्यवस्था का गठन क्यों जरूरी है। अगर देखी जाए तो संघीय व्यवस्था का गठन करना ही क्यों जरूरी है, और कोई वहां पर गठन काहे नहीं करी जा सकती है। देखो संघीय व्यवस्था में क्या होता है, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, ढेर सारा राज्य मिल जाए। तो देखो संघीय व्यवस्था का मतलब होता है शक्तियों को बांट देना। एक ऐसा देश जहां शक्तियों को जनता के बीच बांटी जा रही है और हर जनता अपने आप में पावरफुल है, इसका मतलब वहां संघीय व्यवस्था लागू है। जैसे अमेरिका क्या संघीय देश है, मतलब संघीय व्यवस्था वहां लागू है। अपने इंडिया की बात करते हैं, यहाँ भी संघीय व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यहाँ भी संघीय व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, वहां भी संघीय व्यवस्था लागू है। तो संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जनता के बीच सरकार का क्या करना, बंटवारा कर देना। क्या करना, मतलब सरकार का नहीं, सत्ता का बंटवारा करना, पावर का बंटवारा कर देना, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था का गठन देखो
कितने तरीके से, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला तो जितने भी राज्य वो सब आपस में मिल जाए और मिलकर एक किसी देश को मतलब संप्रभुता दे दे। संप्रभुता का मतलब होता है ताकत दे दे, कि जैसे केंद्र सरकार है, भारत का 28 राज्य है, अब इन सभी का ताकत किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो कुछ राज्य आपस में मिल जाए और मिल जाने के बाद उस देश को क्या करे? संप्रभुता दे दे, मतलब उसको ताकत दे दे कि हाँ भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, ओके फ्री है। तो संघीय व्यवस्था का गठन दो तरीके से, पहला सारे राज्य आपस में मिल सकते हैं, और दूसरा का यदि कोई बड़ा देश है ना तो वहां पर शक्ति स्थानीय लोगों के बीच क्या करे? शक्ति का बंटवारा कर दीजिए। तो ये भी संघीय व्यवस्था का ही रूप होता है, ठीक है ना। तो संघीय व्यवस्था राज्य आपस में मिल जाए तो संघीय व्यवस्था बन सकती है, या शक्ति का बंटवारा जनता के बीच, स्थानीय जनता के बीच कर दीजिए, वो भी आपका क्या हो जाएगा? तो वो भी आपका हो जाएगा संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आ सकता है। जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? यहाँ पर संघीय व्यवस्था लागू है, ठीक है ना। पूछता भी है संघ सरकार का उदाहरण कौन है? ऑप्शन दे देगा आपको, चीन दे देगा, और भी कोई देश ईरान उठा लेगा, उसके बाद अमेरिका उठा लेगा, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भारत ऑप्शन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब अमेरिका को मार देंगे, क्योंकि अमेरिका में भी कौन सा है? संघीय व्यवस्था वहाँ पर लागू है। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी संघीय व्यवस्था क्या है। संघीय व्यवस्था दो तरीके से लागू की जा सकती है। कितने तरीके से? दो तरीके से। राज्य आपस में मिल सकते हैं, या बड़े देश में जनता के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दीजिए, तो वहाँ पर संघीय सरकार या संघीय व्यवस्था लागू हो सकती है। अब हम लोग चौथा पॉइंट समझ लेते हैं कि भारत में संघवाद का विकास हम लोग समझ लेते हैं। भारत में संघवाद का विकास, अब देखो संघवाद का विकास भारत में समझ ना, ये भारत में संघवाद, अभी तो हम लोग समझते हैं किसी भी देश में लेकर चले थे, अब अपने इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में संघवाद का विकास कैसे हुआ। सिंपल सी बात समझिए आए तो भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है यार, 140 करोड़ जनता हो चुकी है अभी के मामले में, और जनसंख्या बढ़ाने में तो हम हिंदुस्तानी बहुत आगे हो चुके हैं लोग। यहाँ का हर व्यक्ति 2 गो 4 गो 5 गो 6 गो उससे भी पार कर जा रहे लोग, इंडिया टीम बनाने के चक्कर में पड़ रहे लोग। देखो भारत में संघवाद का विकास इसलिए करना जरूरी था ना क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। अगर सोचिए जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और यहाँ पर संघ सरकार नहीं आती और राजा वाली सरकार बनाई जाती तो सारा देश का विकास ही नहीं होता। वही अगर राजा वाला सरकार बनाई जाती ना, एक राजा बनता, जनता को बहुत शोषण करता, नीचा को नीचा दिखाया जाता, तो यहाँ भी जरूरी था दोहरी सरकार लाना। अगर सोचिए एगो सरकार खाली प्रधानमंत्री बना दी जाती तो क्या प्रधानमंत्री गाँव गाँव पहुँचते? नहीं पहुंचते। इसी कारण से पूरे देश को चलाने वाला एक सरकार और राज्य को चलाने वाला एक सरकार, पंचायत को चलाने वाला एक सरकार, जिला को चलाने वाला एक सरकार, प्रखंड को चलाने वाला एक सरकार, मतलब हर लेवल पर जो है ना सरकार शक्तियां बांट दी गई है। आगे मैं आपको जब भारत का विकेंद्रीकरण पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आपको जानना है कि कैसे शक्तियों का बंटवारा हो रही है, ठीक है ना। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत में संघवाद का विकास इसलिए होना जरूरी था क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा थी। तो भारत में भी दोहरी सरकार बन गई, केंद्र और राज्य सरकार दो तरह की बनी कि पूरे इंडिया को चलाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने राज्य को चलाएगा। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार का काम क्या रहेगा, प्रतिरक्षा है, चाहे विदेश नीति, संचार साधन, बैंकिंग, मुद्रा, ये सब में काम करेगा कौन? केंद्र सरकार। लेकिन राज्य सरकार जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस ये सब बनाना हो, चाहे इस सब पर नियम लागू करवाना हो तो वो राज्य सरकार जिम्मेदार होती है, वो राज्य सरकार अपना कर सकती है, ठीक है ना। और समवर्ती सूची, देखो ये अपने संविधान में एक ऐसा सूची बना दिया गया कि समवर्ती सूची के तहत मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अपना निर्णय ले सकते हैं, कानून बना सकते हैं, अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं दोनों सरकार। किसके अंतर्गत? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती का मतलब सीमा को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर अपना क्या कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची में ऐसा नियम प्रावधान हम लोगों का लिखा गया, ऐसा प्रावधान डाला गया है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर दोनों में टकरार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बनाते हैं और दोनों का नियम मैच नहीं करता, दोनों में टकरार होती है, तो उसमें केंद्र सरकार का ही नियम लागू होगा, राज्य सरकार का लागू नहीं होगा, क्योंकि सारा शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। जैसे अभी लेकर चलते हैं मोदी जी, मान लीजिए बिहार को ही लेकर चलते हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को लेकर चलते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, दोनों आपस में कोई कानून बनाते हैं और यहाँ नीतीश कुमार का उनसे झगड़ा हो जाता है पीएम मोदी से, तो पीएम मोदी का ही कानून लागू होगा, नीतीश कुमार का कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि सारा सत्ता उनके हाथों में। अब सत्ता उनके हाथों में मेन है तो सत्ता धीरे धीरे क्या बढ़ गई है, वही तो सत्ता की साझेदारी कहलाती है, ठीक है। तो समझ में आ गई। समवर्ती सूची में क्या है, दोनों अपना क्या कर सकते हैं, समवर्ती का मतलब सीमा विवाद को लेकर दोनों अपना अपना कानून बना सकते हैं, दिख रहे हैं ना। जरूरी नहीं कि सब बना सकते, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, अब वो कोई नियम लगाते हैं तो कोई राज्य नहीं मानता है, तो जरूरी नहीं कि आप लगा ही सकते, वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि भाई आप राज्य के ना, आप राज्य के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा भलाई कैसे होगा अपने राज्य का, हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, तो जरूरी नहीं कि जो पीएम नियम लगा दिए, कानून बना दिए, वो राज्य मान ही लेगा। कई राज्य नहीं मानता है क्योंकि भाई हम लोग को
संविधान मिला, संविधान में लिखा गया कि हर राज्य अपने काम करने के लिए स्वतंत्र है, कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं डाली जा सकती है। केंद्र सरकार पर भी राज्य सरकार जोर नहीं डाल सकता है और राज्य सरकार पर केंद्र सरकार भी जोर नहीं डाल सकता है। उसी कंडीशन में डालेगा जब राज्य सरकार गलत कदम उठाएगी, जनता का भलाई न सोचकर, जनता का कल्याण न सोचकर, जनता का बुराई सोचेगी, उसका भलाई नहीं सोचेगी, तो उस समय केंद्र सरकार क्या कर सकता है, आवाज उठा सकता है। और राज्यपाल की यदि हम लोग बात करते हैं तो राज्यपाल चाहे तो किसी सीएम को क्या कर सकता है, हटवा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित दे सकता है कि हाँ भाई ये जो राज्य सरकार है ये अपने समाज का विकास नहीं कर रहा है, मतलब तरह तरह के प्रावधान। तो राज्यपाल के हाथों में शक्तियां बहुत ज्यादा होती है। देखिएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल एक सीएम को हटवा सकता है, उतना उसके पास ताकत होता है। लेकिन भाई मुख्यमंत्री भी यही गति थोड़े बनता है, जनता के एथी से जीत कर बनल रहता है। इसी कारण से मुख्यमंत्री को भी हटाना मुश्किल है, ऐसे सिंपल तरीके से नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ कि भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत जनसंख्या ज्यादा, इसी कारण से संघवाद लाना बहुत जरूरी था। अब समझते हैं कि संघीय व्यवस्था के कार्य क्या। तो अभी तो बताते हैं संघीय व्यवस्था में सरकार दो तरह की बनी रहती है, ठीक है ना। एक ही केंद्र लेवल पर, एक राज्य लेवल पर। केंद्र लेवल पर वो पूरे मतलब अपने राष्ट्रीय लेवल के बारे में सोचेगी, राष्ट्र के बारे में सोचेगा, राज्य सरकार अपने राज्य के बारे में सोचने का काम करता है। संघीय व्यवस्था के कार्य में आपको ऊपर भी समझा चुका हूँ, कार्य प्रणाली। अब देखिए भाषा नीति समझते हैं कि एक बार एग्जाम में पूछ भी दिया था भाषा नीति क्या है, बस कुछ नहीं, बस इतना लिखना है, भाषा के आधार पर जो नीतियां बनाई जाती है उसे भाषा नीति कहते हैं। इसी में आंसर छुपा है, भाषा नीति। तो भाषा के आधार पर जो नीतियां बनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाषा नीति कहेंगे। समझ में आ रही है। जैसे मान लो कि अपने इंडिया में कौन सा मतलब भाषा, हमारे इंडिया का राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी है भाई। तो हिंदी को जोड़ने के सारा देश मन भी करता है। देखो मतलब जो देखो अपन इंडिया का जनसंख्या 140 करोड़ है, ठीक है ना। अब 140 करोड़ जनसंख्या का मात्र 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं, अन्यथा और राज्य बोल भी नहीं करता। सोचिए 140 करोड़ जनसंख्या का मात्र 40.2% लोग हिंदी बोलते हैं। यार पूरे इंडिया के लोग काहे नहीं बोलते हैं 140%, 100 का 100% काहे नहीं बोलते हैं हिंदी, नहीं बोलते। देखो जरूरी नहीं कि आपने जो नियम कानून लगा लिया वो राज्य सरकार अपना मान ही लेगा, नहीं मान सकता। समझ में आ रही है। तो भाषा नीति का मतलब क्या होता है, अपने भाषा मतलब भाषा के आधार पर नीतियां बनाना, भाषा के आधार पर नीतियां बनाना, ठीक है ना। देखो पहले बता रहा हूं कि क्या था ना, अपना हर राज्य अपना अपना एक भाषा रखा था। अब मान लो बिहारी है, हम लोग भोजपुरी जानते हैं, आज चले जाएंगे केरला में, उस सब अपना भाषा बोलने लगेगा तो हम लोग को समझ में आएगा, उसको भी नहीं समझ में आएगा हमारी बात हम क्या बोल रहे हैं। दूसरा अगर यही देंगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रही बुआ। जिसको गुजरात में आप चलेगा, अब मान लो कि अब वहाँ पर बिहारी रह रहा है सब, तब धीरे धीरे भोजपुरी भी समझने लगा है सब। अब गुजराती भाषा और भोजपुरी भाषा टच करिए, मिलेगा। आप जो बोलेंगे उसको समझ में नहीं आएगा, वो जो बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो सरकार ने ये सोचा कि भाई हर राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। अपने देश में अगर देखी जाए तो 120, 25, 30 ऐसे ही आसपास के करीबन भाषाएं बोली जाती है। लगभग इतनी भाषाएं अपने अभी देश में है। अपने देश की बात करें, अब इतनी भाषाएं होते हुए सरकार सोचा कि कोई एक राष्ट्रभाषा दे दी जाती है जिसको हर राज्य में बोलना जरूरी होगा। उसके अलावा भी वो अपना क्या कर सकता है, राष्ट्रभाषा अपना सकता है। तो राष्ट्रभाषा जो था ना वो ला दिया गया हिंदी। आप कहीं भी जाइए बोली ही जाती है, लगभग बोली ही जाती है। ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं बोली जाती है, बोली जाती है। अब हिंदी के अलावा अपना जो भाषा लगाना चाहते हैं लगाते रहिए, बोलते रहिए, ठीक है ना। बिहारी हम भोजपुरी बोलेंगे, भाई गुजराती हैं गुजराती बोलेंगे, तमिलनाडु तमिल भाषा बोलेंगे, हैं। देखिए तो भाषा नीति का मतलब भाषा के आधार पर जो नीतियां बनाई जाती है उसे भाषा नीति कहते हैं। आगे चलिए, केंद्र राज्य संबंध क्या है, केंद्र सरकार और राज्य संबंध क्या है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का आपको संबंध जानना है कि आखिर इन दोनों के बीच संबंध क्या है। देखो बाबू सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध। अभी हम लोग देखते हैं देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद एक ही सरकार का वर्चस्व बहुत मजबूत था। जानते हैं वो कौन था, कांग्रेस था। पंजा छाप सुने ना, पंजा छाप पर वोट लगाइए, पंजा छाप। एक बात याद रखिएगा, बिहार में पंजा छाप ना जाने किस मुंह से वोट मांगने आता है। अगर कांग्रेस के बारे में बढ़िया से बिहारी लोग जान जाए ना तो रियल में अपने बिहार से कांग्रेस को मार के भगा दी जाएंगी। और लालू यादव की बात करते, देखो मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि हम किसी नेता की बुराई कर रहे, नहीं। अगर आप बिहार और झारखंड के बंटवारे के बारे में एक बार देखिए तनी, तो बिहार झारखंड के बंटवारे का सबसे बड़ा फैक्टर कौन बना है, तो लालू यादव और कांग्रेस बना है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था उस समय कि 1999 में जब वोटिंग हुआ था तो उस समय ना तो लालू यादव को पूर्ण बहुमत प्राप्त था, ना बीजेपी को और न ही ये कांग्रेस को, किसी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। तो लालू यादव क्या सोचे ये थे कि जा नहीं कौन से मिल लेंगे, मिलकर अपना सरकार बना लेंगे। उसी को तो गठबंधन की सरकार कहते हैं कि जहां 2 या 2 से अधिक क्या करते हैं, सदस्य मिलकर सरकार बनाते हैं, वो गठबंधन का सरकार होता है। तो आपको यही जानना है केंद्र और राज्य संबंध में, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था बाबू, देखो बता रहा था कि हाँ
कि जब 1999 वोटिंग हुआ था तो किसी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। लालू यादव गए, बहुत लोगों के पास गए, लेकिन उनको नहीं मिला। केंद्र यहाँ इसके पास गए, कांग्रेस के पास गए। तो कांग्रेस के पास जब गए ना, तो कांग्रेस बोला है कि मैं एक ही शर्त पर आपके संग मिलूंगा, एक ही शर्त पर मैं आपसे गठबंधन करूंगा, जब आप बिहार और झारखंड के बंटवारे पर साइन करेंगे। अब लालू यादव पड़ गए फेर में, बल्कि इनको सरकार भी बनाना था और उनके पास एक ऐसा प्रावधान आ गया कि जब आप बिहार और झारखंड के बंटवारे पर साइन करेंगे तभी जाकर मैं आपके संग गठबंधन करूंगा। अब बताइए, अब लालू यादव आते हैं, एक दो घंटा सोच लेते हैं, सोच के चले जाते हैं कांग्रेस के पास, ठीक है हम झारखंड को अलग कर देते हैं। बताइए, इतना बड़ा राज्य झारखंड को अलग कर दिया गया जहां पर हर तरह के खदान निकलता है, तेल से लेकर कोयला से लेकर साला वो रहता था। आज बिहार का मतलब पोजीशन जो बदल गया रहता, लेकिन सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने राजनीति लाभ के लिए, शासन चलाने के लिए बिहार झारखंड को अलग कर दिया। और आने वाले समय में देखिए कुछ ऐसा सीएम आ जाएगा कि बिहार का और टुकड़ा कर देगा, सब काटते 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 एकदम में चूंटी भर के बना देगा लोग। बस अपने क्षणिक लाभ के लिए बिहार और झारखंड अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जाकर सिग्नेचर हुआ और बिहार झारखंड से अलग हो गया। ये सब राजनीति है ना, एकदम कचरा बना के रख दिया है सब। बस रहते कैसहूँ हमको क्या होना, सीट मिल जानी चाहिए, सरकार मेरा बन जानी चाहिए। वोटिंग होगा गांव में ना, मुखिया का भी देखिएगा। अभी तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, यहाँ कौन वार्ड, यहाँ देखो यहाँ छोटा छोटा जो है ना वार्ड वाला आजकल पैसा बांटता है सब, कही ना 100 रुपये लीजिए और वोट दे दीजिए हमको, पैसा पर खरीद लेता है सब। आज जनता भी यहाँ का इतना ना महान हो गया सब, इतना ना चालाक हो गया सब कि पैसा पर बिका जाता है, समाज के कोनो विकास ना होता है। चलिए छोड़िए वो सब बातें, राजनीति की बातें, हम लोग आते हैं मेन अपनी बातें करते हैं। ठीक है, हम लोग जान रहे थे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में संबंध क्या। देखो बुआ, हम ये बता रहे थे कि कांग्रेस जो था ना, आजादी से पहले और आजादी के बाद तक वो अपना वर्चस्व बना कर रखा, 1990 तक वर्चस्व अपना वो बना कर रखा है। लेकिन 1990 के बाद केंद्र सरकार गिर गई, इसलिए गिरते चली आई ना क्योंकि गठबंधन की सरकार आने लगी। देखो किसी भी देश में अगर एक ही चीज बार बार होगी ना, एक ही चीज बार बार होगी ना, तो उस देश का विकास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब कांग्रेस जो था वो तो अपने केंद्र सरकार पर भी अपना शासन चला रहा था और राज्य सरकार में भी कांग्रेसी का वर्चस्व चल रहा था। हर जगह सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, केंद्र सरकार पर भी अधिकार कांग्रेस का, राज्य सरकार पर भी अधिकार कांग्रेस का, कांग्रेस का, कांग्रेस का, मतलब हर जगह कांग्रेस का ही बोलबाला था। लेकिन जब से राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया ना, मतलब राजीव गांधी, बताएं जब पढ़ाए थे मैं आपको राजीव गांधी के बारे में, तो राजीव गांधी कांग्रेस का दिग्गज नेता थे। इनके मरने के बाद कांग्रेस का वर्चस्व गिरते चला आया, बेचारा फिर आगे उठने का नाम भी नहीं लिया। अभी तक कांग्रेस देखिए ना, अभी तक कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का लेवल क्या हो, साफ दयनीय हो गया। कहाँ बन रहा है, 2-3 वर्ष से तो बीजेपी 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 ही आ रहा है। देखिए तो केंद्र राज्य सरकार का संबंध हम लोग समझ रहे थे, तो केंद्र और राज्य दोनों में वर्चस्व किसका था, तो कांग्रेस का था। लेकिन कुछ गांव के लोग, स्थानीय लोग सोचे कि साला एक ही सरकार बनते जा रही है, बार बार एक ही सरकार बन रहा है, समाज का विकास नहीं हो रहा है, समाज का विकास नहीं हो रहा है। अभी एग्जाम्पल आप लेकर चल सकते हैं जम्मू कश्मीर वाला 370 धारा, वहां पर ऐसा नियम लगा दिया गया था ना कि ना तो हम वहां पर जाकर रह सकते हैं, ना जमीन खरीद सकते हैं, काम धाम कर सकते हैं, बसरते वहां पर रह नहीं सकते, बस नहीं सकते, बहुत तरह का नियम कानून लगाया गया था। बीजेपी आया फटाके उसको क्या हटवा दिया, ले ससुरी कहीं के काम खत्म कर दिया। अब वो जम्मू कश्मीर वाला नहीं बोलता है सब, ठीक है ना। तो केंद्र राज्य सरकार का संबंध ये होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कांग्रेस का वर्चस्व था। लेकिन जब से गठबंधन की सरकार आई ना, तब से कांग्रेस का दांव पेच गिरते गया। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच दोनों पर अधिकार किसका था, कांग्रेस का। लेकिन वहां पर आ गया कौन, गठबंधन की सरकार। तो 1990 के बाद कांग्रेस का वर्चस्व कम हो गया, गिरते चला आया, ठीक है ना। तब वहां से उभर के आई गठबंधन की सरकार, क्योंकि कांग्रेस जो था ना भाई, पूरी मतलब जो ना इंडिया में अपना तहलका मचा के रखा था, उसको डायरेक्ट गिराना नामुमकिन था ना। अब मान लीजिए कि कोई बड़ा आदमी है, उसको सोचे कि एक ही बार में गिरा दे, तो संभव ही ना है, कभी संभव ना है। अब सोचिए पेड़ आप काट रहे हैं, 2-4 कुल्हाड़ी मार के सोचिए उसको गिरा दे, गिरेगा का ना, उसको पूरा जोर से काटना पड़ेगा। कांग्रेस अपना पूरा वर्चस्व बना लिया था। कोई एक पार्टी सोचता कि मैं खड़ा होकर जीत जाऊं, संभव नहीं था। इसलिए गठबंधन की सरकार, कुछ पार्टियां आपस में हुई, गठबंधन बनाई और जीत गई। जितने गठबंधन का मतलब छोटे छोटे, जब 2 या 2 से अधिक सदस्य मिलते हैं, मिलकर अपना एक पार्टी बनाते हैं, वो गठबंधन की सरकार हो जाती है। तो अब जैसा हम लोग समझते हैं गठबंधन की सरकार क्या है। जैसे बिहार में भी क्या चल रहा है, कौन सा सरकार चल रहा है, गठबंधन का। नीतीश जी का किन से मिल गया, बीजेपी से मिल गया। तो ये सरकार जो है गठबंधन की सरकार है। लालू यादव भी क्या किया, गठबंधन का सरकार बनाए। तो गठबंधन की सरकार 1990 के बाद आना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो 1990 से पहले गठबंधन की सरकार अपने देश में नहीं था। गठबंधन की सरकार 1990 के बाद आना स्टार्ट होगा। कांग्रेस का वहां से वर्चस्व, शक्तियां कम होने लगी और आज तक देखिए कांग्रेस का अगर मान लो कि भारत में
कांग्रेस का अगर देखी जाए तो मान लो कि अभी इसका मतलब कोनो पर शासन नहीं चलेगा, ना केंद्र ना राज्य पर। इसलिए नहीं क्योंकि अभी मोदी है वो तहलका मचा के रखा, मतलब 2040 आते आते हो सकता है 2040 तक कांग्रेस का सरकार आ जाए, लेकिन इससे पहले नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए, तो हम लोग बात करते हैं केंद्र और राज्य सरकार, इसमें कौन सा आ गया सरकार? गठबंधन की सरकार बन गई। तो गठबंधन का सरकार का मतलब क्या होता है? गठबंधन का सरकार का मतलब होता है दो या दो से अधिक पार्टियां जब आपस में मिलकर अपना सरकार बनाती है तो उसे हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। और किसी भी राज्य में गठबंधन की सरकार जरूरी होता है। इसलिए देखो, गठबंधन की सरकार बनाने का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई दो या तीन पार्टी आपस में मिलकर एक सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार हो गई, तो पार्टियां, हर पार्टी चाहेगा कि इस बार मैं अच्छा से अच्छा काम करूं ताकि अगले बार मुझे वोटिंग ज्यादा से ज्यादा मिले। तो गठबंधन की सरकार अपने देश के लिए बहुत जरूरी होता है, अपने राज्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पार्टियां आपस में सोचेंगी क्या किया जाए कि जनता के दिलों में अपना क्या करें, मतलब अपना जनता के दिलों में हम राज करें, जनता के दिल को जीत सके। ये गठबंधन की सरकार सोचती है, क्योंकि वो जानती है अगर इस बार मैं काम नहीं किया तो अगले बार वो वोटवा नहीं मिलेगा, गठबंधनों नहीं बन पाएगा अच्छा से। तो गठबंधन की सरकार राज्य में आना जरूरी होता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार को, पार्टियों को आपस में डर रहता है कि काम ना करेंगे ना तो ससुरी के हमको निकाल के रख देगा, अब फिर अगले बार वोटिंग दिखाने ले। एक बार हुआ भी था ना, बता रहे जब कांग्रेस का सरकार चलकर गठबंधन बना था, गठबंधन बनने के बाद क्या हुआ, इतना ना मतलब बिजोर से गठबंधन वाला फेंका गया सब, इतना ना जोर से फेंका है कि वो जो पार्टी बना था ना गठबंधन का, वो टूट गया। और टूटने के बाद बीजेपी बन गया, जितना भी पार्टी बना ना उसी समय बना है। तो गठबंधन पहले भी बन चुका था लेकिन टूट गया, वो बिखर गया पूरी तरह से। तो गठबंधन की सरकार हमेशा ये सोचती है कि अच्छा काम करना है, समाज का विकास करना, ना विकास करेंगे तो अब की बार हमको सरकार ना मिलेगा। ये कौन सोचती है? गठबंधन की सरकार। तो समाज में गठबंधन की सरकार जरूरी होती है, आना भी चाहिए गठबंधन की सरकार, ठीक है, ये समझ में आ गई। अब अंतिम चीज हम लोग समझते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण क्या होता है। देखो, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब शक्ति को एक दिशा में केंद्रित नहीं करना होता है। देखो, केंद्रीकरण मतलब मेन शक्ति तो केंद्र सरकार के पास होती है। अब केंद्र सरकार क्या करती है? शक्तियों को बांट देती है, शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, शक्तियों को क्या करती है? अलग अलग कर देती है। समझ में आ रही है? मेन शक्ति का जो पावर होता है केंद्र सरकार ही होता है, लेकिन वो राज्य सरकार में बांटेगा, फिर वो क्या करेगा? जिला में बांटेगा, जिला के बाद क्या करेगा? प्रखंड में पहुंचेगा, प्रखंड के बाद पंचायत में पहुंचाएगा। तो शक्तियों का बंटवारा होता है। तो पूछेगा भारत का विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? तो सिंपल सा भाषा में आपको लिखना है कि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को क्या करना? एक जगह पहुंचा देना। केंद्रीकरण, एक केंद्र पर पहुंचा देना। तो यहाँ पर शक्ति का मेन केंद्र कौन होता है? केंद्र सरकार होता है। और केंद्र सरकार से शक्ति बटेगी, राज्य सरकार के पास आएगी, राज्य सरकार के पास जिला सरकार के पास आएगी, जिला परिषद का नाम सुने ना, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर प्रखंड पर आएगी, फिर पंचायत में आएगी, पंचायत में आपका जो वार्ड होता है, सरपंच होता है, पंच होता है, उन सभी के बाद शक्तियाँ क्या होती है? आपस में बट जाती है, ठीक है ना। तो पंचायती, इस भारत में विकेंद्रीकरण के दो नियम बनाए गए, पहला पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा नगरीय स्थानीय व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था जहां पर कृषि वाला काम है, गांव ज्वार होता है कृषि, और नगरीय स्थानीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जहां कृषि नहीं है तो गांव ही, लेकिन जहां कृषि ना होकर ज्यादा फैक्ट्रिया, जिसमें बोलूं पटना का, पटना गांव है क्या? पटना एक नगर है, और वो पुराने समय से ही नगर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बुआ? पुराने समय से ही। तो नगर का मतलब क्या होता है? जहां पर कृषि नहीं हो रही है, जहां पर मतलब फैक्ट्रिया है, जहां पर औद्योगिक चीजें हो रही है ना, उत्पन्न हो रही है, जहां फैक्ट्री बहुत ज्यादा मात्रा में बन चुका है, तो नगर में चलाएगा। आप पंचायती राज व्यवस्था का मतलब ये हो गया आपका गांव वाला आ गया, कि जहां कृषि पर लोग बहुत ज्यादा आधारित है। तो दो तरह की मतलब सरकार बनाई गई कहां पर? तो अपने राज्य में, कि एक होगा नगरीय शासन व्यवस्था, दूसरा होगा पंचायती राज व्यवस्था। तो अब हम लोग जरा सा समझते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है और नगरीय स्थानीय व्यवस्था क्या है। इन दोनों चीजों को समझ जाएंगे, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन फिर भी देखिएगा, मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए। अब देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग समझते हैं, और ये जो नगरीय शासन व्यवस्था, इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि भारत का विकेंद्रीकरण दो तरह से शक्तियों का किया गया। भारत में जो राज्य थे उसमें क्या किया गया? पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में, और दूसरा होगा नगरीय राज्य व्यवस्था। मतलब क्या हो गया ना कि शक्तियों को दो तरह से बांट दी गई। एक जो गांव के लोग हैं उनके भी शक्तियों को बांट दी गई है, और एक जो नगर के लोग हैं उनके भी शक्तियों को बांट दी गई है। तो जैसा आप ये समझिए पंचायती राज्य क्या है? पंचायती राज्य व्यवस्था मतलब जहाँ के लोग कृषि पर बहुत ज्यादा मतलब आश्रित है, और नगरीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या? जहाँ पर लोग कृषि पर आश्रित नहीं होकर वो क्या करते हैं? अलग अलग कामों पर आश्रित हो चुके हैं। जैसे पटना क्या एक नगर हो चुका है, क्योंकि वहां के लोग कृषि पर आश्रित है ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर, देखिए
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था। देखो सबसे पहली बात यदि हम लोग करते हैं तो पंचायत बनाने के लिए कम से कम उसकी आबादी, उसमें आबादी कितनी होनी चाहिए, 7,000 की आबादी होनी चाहिए, जनसंख्या टोटल। और यहाँ पर वार्ड कम से कम उस पंचायत में 15 से 16 वार्ड होनी चाहिए। उसके बाद 8 से 10 गांव, मतलब देखो गांव लेवल करते 5, 6, 7, 8 गांव हो सकते हैं लगभग, यानी 7, 8 गांव मिलकर एक पंचायत बनाते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताइए कि आप किस पंचायत में पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए ये 73वां संशोधन करके ग्राम पंचायत को लाया गया। अगर देखी जाए तो संविधान में ग्राम पंचायत को जगह नहीं दी जा रही थी। महात्मा गांधी बोल रहे थे कि स्थानीय लोग जो गांव के लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ शक्तियां मिलनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसका विरोधी थे। वो बोले थे कि नहीं, ये जो ना शक्ति को ये मतलब लूटने का काम किया जा रहा है। अगर पंचायत में लोगों को शक्ति दे दी जाएंगी तो वो क्या करेगा, गरीबों को लूटेगा। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि पंचायत को संविधान में लिखने के लिए विरोधी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि बहुत विद्वान आदमी थे, फिर भी वो इसका विरोध करते थे, ठीक है। देखो तो 73वें संशोधन में 73वां संशोधन 1992 में करके लाया गया पंचायती राज्य व्यवस्था जरूरी था, ठीक है ना। सबसे पहले राजस्थान में लाया गया था पंचायती राज्य व्यवस्था, उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में आ गया मतलब पंचायती राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले बात समझते हैं 1956 में बलवंत राय मेहता का एक समिति बना था, इसको BRM कह सकते हैं। मतलब 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू बलवंत राय मेहता से बोले कि एक समिति बनाओ और मालूम करो कि मेरा जो है ना मतलब जनता क्या चाहती है मुझसे, जनता मुझसे क्या चाहती है और जनता के मैं सारी समस्याओं का हल कर पा रहा हूं कि नहीं। तो ये क्या किया, बलवंत राय मेहता एक समिति इकट्ठा की है और वो समिति इकट्ठा करने के बाद वो अपना क्या किए, छानबीन करने लगे। क्या करने लगे, छानबीन करने लगे। तो 1959 में इनका रिपोर्ट आया था, क्या था 1959 में इनका रिपोर्ट आया और बोले कि काम करते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय लागू करते हैं। हम लोग का जो पंचायती राज्य व्यवस्था वो कौन सा है, वो त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था है। पूछता भी है कि पंचायती राज्य व्यवस्था कौन सा लागू है, त्रिस्तरीय। इसमें 3 तरह के आ जाते हैं पंचायत में, जैसे आ जाएंगे आपका ग्राम पंचायत आएगा, दूसरा प्रखंड लेवल का आपका आ जाएगा पंचायत समिति, और तीसरा का आपका जिला परिषद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिला परिषद। 3 तरह का मतलब इसको त्रिस्तरीय हो गया, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता का समिति बोला कि काम करते हैं कि जो गांवों का समस्या होगा, क्योंकि राज्य के बाद डायरेक्ट जिला परिषद के पास चला जाएगा, जो भी चीज होगी शक्ति का बंटवारा जिला परिषद के पास, जिला परिषद किसके पास पहुंच जाएगा, पंचायत समिति के पास। अब पंचायत समिति क्या करेगा, गांव में पहुंचा देगा, ग्राम पंचायत के पास मतलब मुखिया के पास पहुंचा देगा। अब मुखिया क्या करेगा, वार्ड सरपंच, पंच, वार्ड, उप मुखिया सभी के पास क्या करेगा, बंटवारा उसका कर देगा, ठीक है ना, बंटवारा कर देगा। तो बलवंत राय मेहता यही सजेशन दिए थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करी जाए, जिससे सारी समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी ना, अब हर लोगों के पास पहुंच कर उनकी समस्या सुनना, उनका समस्या का हल करना भारत के लिए संभव ही नहीं था, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए हर पंचायती राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू करी गई थी। कौन सा, त्रिस्तरीय, ठीक है ना। पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय लागू करी गई, तो इसके 3 अंग हो गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब जैसा हम लोग एक एक के बारे में क्या करते हैं, विस्तार से समझते हैं। ग्राम पंचायत समझते हैं। ग्राम पंचायत में करीबन से कितनी आबादी होनी चाहिए, 7,000 होनी चाहिए। इसमें वार्ड कितने आने चाहिए, 15 से 16 वार्ड आनी चाहिए, और इसमें 8 से 10 गांव लगभग आनी चाहिए। और 73वां संशोधन करके पंचायती राज्य व्यवस्था का त्रिस्तरीय लेवल लाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद बलवंत राय मेहता ने क्या किया था, यही मतलब दिया था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करी जाए पंचायत में, तो पंचायत का बहुत ज्यादा विकास हो सकता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई। अब हम लोग ग्राम पंचायत समझते हैं। इसमें करीबन से करीबन 15 से 16 वार्ड होनी चाहिए, इसकी जनसंख्या 7,000 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखो हम लोग का जो ग्राम पंचायत होता है ना, इसमें वार्ड होता है, मुखिया होता है, उप मुखिया होता है, पंच होता है, सरपंच होता है, ये सब चीजें ग्राम पंचायत में होती है। अब जरा हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहां हम लोग समझते हैं, ये वार्ड और मुखिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वार्ड और मुखिया समझते हैं हम लोग। देखो शक्ति का बंटवारा, जैसे मान लो कि कोई चीजें आ रही है, ठीक है ना, जिला परिषद हम लोग डायरेक्ट सरकार के राज्य सरकार के पास थोड़े पहुंचेंगे हम लोग, तो हम लोग डायरेक्ट क्या ना कि राज्य सरकार के पास नहीं पहुंच सकते हैं। इसी कारण से हम लोग का मान लो कि गांव के लोगों का कुछ समस्या है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए, इसको मैं समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको सिंपल तरीके से। मान लो कि यहाँ पर छोटे छोटे गांव मिलकर क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव मिलकर क्या कर रहे हैं, एक पंचायत बना रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 गाँव है, तो हर गाँव में एक एक वार्ड होता है। हर गांव का क्या होता है, एक एक वार्ड होता है, ठीक है ना, हर गांव का। और उसके देखो वार्ड जो है उसके जनसंख्या पर डिपेंड करता है। अगर एक गांव में जनसंख्या ज्यादा है तो उसमें वार्ड की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, वार्ड बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें आते हैं, ठीक है ना। आजकल वार्डों का बहुत ज्यादा भूमिका हो गया है। नल जल जो लगाने का काम आया था सब वार्ड के थ्रू आया था, अभी भी पैसा खूब चाप के कमा रहा है सब।
देखिएगा। तो इसमें क्या होते हैं, वार्ड होते हैं। किसमें, हर गांव में क्या होता है, एक एक वार्ड होता है, और हर गांव में एक एक वार्ड होता है तो एक एक पंच भी होता है, यानी एक वार्ड और एक पंच एक गांव में होते हैं। और जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो उसमें पंच भी ज्यादा होता है और उसमें वार्ड भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मान लो कि आपके गांव का समस्या होगा, पंचायत की नहीं, पंचायत में बताए नहीं 5 6 7 8 9 10 गांव आ सकते हैं। तो अगर मान लो कि आपके गांव में समस्या है, मान लेते हैं कि आपको क्या करना है कि बॉल लगवाना है आपको अपने गांव में, तो उसके लिए मुखिया थोड़े आएगा, उसके लिए वार्ड आएगा। वार्ड क्या करेगा, विकास करेगा। मान लो कि अब वार्ड वाले को क्या करना है, अपने गांव में मान लो कि किसी एक गांव में, मान लो कि 1 वाले जो गांव है इसमें बल्ब लगाना है, ठीक है ना। अब इसको बल्ब चाहिए, वार्ड वाले को, जो वार्ड से जीता है उसको बल्ब चाहिए, तो किसके पास जाएगा, मुखिया के पास जाएगा। और मुखिया क्या करेगा, अपना जो भी रिपोर्ट होगा कि हाँ भाई ये जो मेरा गांव है इसमें किनको किनको बल्ब चाहिए, तो 1 वाला बोलेगा कि मुझको 2 चाहिए, ये बोलेगा कि मुझको 2 चाहिए, भी बोलेगा कि 2 चाहिए, सब बोलेगा 2 चाहिए, यानी देखिए या तो 12 बल्ब इसको चाहिए। तो जो मुखिया है ना, ये अपना जो रिपोर्ट है ना भेजेगा पंचायत समिति बीडीओ के पास। ये प्रखंड लेवल का होता है। एक ग्राम पंचायत गाँव लेवल का, पंचायत समिति होता है प्रखंड लेवल का, और जिला परिषद होता है जिला लेवल का, ठीक है ना। क्या होता है, जिला लेवल का होता है। देखिएगा जिला मतलब क्या है, जिला परिषद से भी बहुत लोग खड़ा होते हैं। तो समझिए, तो मुखिया के पास जो भी समस्याएं होंगी वो सब किसके पास भेजेगा, पंचायत समिति के पास। बल्ब लेना है मान लो अपने गांव के विकास के लिए, तो पंचायत समिति किसके पास भेज देगा, जिला परिषद के पास। अभी जिला परिषद मुहैया कराएगा किससे, राज्य सरकार से मुहैया कराएगा, और वो क्या करेगा, 12 बल्ब मंगाएगा। अब सोचिए वहां से राज्य सरकार के पास 12 बल्ब चलेगा, लेकिन राह में आते 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 हई जो गाँव है ना, इसमें 2 बल्ब पहुंचेगा, 10 बल्ब खा जाएगा सब रास्ते में। क्या होता है ना, इतना ना मतलब कमीशन काटता है सब, इतना ना खा लेता है सब ना। अगर मान लो कि 2 लाख वहां से चल रही है ना, तो वहां से 2 लाख को खाते खाते 50,000 गांव में पहुंचेगा, हो गया खत्म। आया है 2 लाख, लेकिन यही तो होता है, समझ में आ रही हुआ। पहले जिला परिषद के पास आएगा, 12 बल्ब आएगा तो 12 में से 2-4 वही गायब कर देगा। अब प्रखंड लेवल पर आएगा तो 2-4 तो जिला परिषद गायब कर दिया, बचा 8 गो में सही क्या करेगा, इहो 5-6 गो चुरा लेगा, उसमें से काम खत्म। बचेगा 4-5 गो, तो 4-5 गो गांव में पहुंचेगा। तो क्या मतलब पंचायत को बर्बाद करने में अहम भूमिका सब नेताओं का, जो ये सब जो हम लोग चुने है ना, ग्राम पंचायत मुखिया उखिया, कितना पैसा खाता है सब। समाज का विकास अगर बढ़िया से कर दे लोग ना, तो बता रहे रियल में हम लोग का गाँव जो है ना चमकने लगेगा। लेकिन यहाँ तो खाना चाहता है सब, सिर्फ अपना बनाना चाहता है लोग। देखो, तो हम बता रहे थे कि अगर आपके गांव का समस्या है तो उसको देखेगा वार्ड, ठीक है ना, कुछ भी चीज हो। और उसके बाद अगर उस वार्ड से नहीं सुलझ रही है तो वार्ड किससे मांग करेगा, किससे, मुखिया से मांग करेगा। तो गांव और पंचायत का विकास करने का जिम्मा किसका होता है, गांव का विकास करने का जिम्मा वार्ड का होता है, और मुखिया के विकास पंचायत के विकास करने का जिम्मा मुखिया का होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। इन सभी का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। अब आगे देखिए भाई, ये पंच क्या होता है, तो हर गांव में एक एक पंच होता है, ठीक है ना। तो पंच का काम होता है कि मान लो कि आपके गांव में कोनो समस्या हो गया, तो भाई आपके गांव में पंच है, वो पंच को बुलाइए। मान लो कोई आपका बकरी उकरी चुरा लिया है, अब बकरी चुरा तो इसके लिए मुखिया जी के पास जाएगा, मुखिया जी चले ना हमारा बकरी चुरा लिया। अरे आपके गांव में पंच है, पंच का मतलब क्या होता है, जो सही फैसला सुना है। पंच वाला आएगा, पंच आएगा आपके गाँव का, बोले ये महाराज देना दीजिए, कहेला बकरी लेके ये उमारे खानी कर रहे हैं। अब पंच से नहीं सुलझेगा, तब वो आएगा आपका पंचायत लेवल का सरपंच आएगा, सरपंच सुलझाएगा। अगर नहीं सुलझ रहा है ना, तो पंच जो है ना डायरेक्ट आपका केस कर देगा पुलिस में, पुलिस आएगा उठा पटा के लेकर चला जाएगा। भाई पावर होता है ना सरपंच के पास। देखो आप पढ़ रहे सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली, तो कहीं ना कहीं हर लेवल के पास वार्ड मुखिया पंच सरपंच उन सभी के पास कुछ ना कुछ शक्तियां जरूर होती है, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़े बनाया गया। तो वार्ड जो ना आपके गांव का विकास करेगा, मुखिया जो ना अपने पंचायत का विकास करेगा। जो भी चीजें होगी वो सब मुखिया से आप मांग सकते हैं, ठीक है ना। मुखिया किससे, पंचायत समिति बीडीओ से मांगता है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसको कहते हैं, ठीक है ना, प्रखंड लेवल का होता है। और ये किससे मांग करेगा, जिला परिषद से। जिला परिषद में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गई। देखो तो यहाँ समझिए पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन सा है आपका, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद है। तो ग्राम पंचायत में मुखिया वार्ड पंच ये सब आते हैं, ठीक है ना, ये सब आते हैं। और ग्राम पंचायत तो करीबन उसमें 7,000 आबादी चाहिए। अब देखो जो भी मुखिया का ग्राम का समस्या होगा उससे नहीं सुलझ जाए, चाहे जो मान लो कि सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं कि हमारे पंचायत के विकास के लिए चीज जरूरी है, तो जो मुखिया होगा वो मांगेगा किससे, पंचायत समिति से। पंचायत समिति किसके पास पहुंचाएगा, जिला परिषद के पास पहुंचाएगा। और जिला परिषद सरकार से मांग करेगा, सरकार से जब दे देगा तो जिला परिषद पंचायत समिति को देगा। पंचायत समिति का मेन अध्यक्ष बीडीओ होता है, ठीक है ना। जिला परिषद का मेन उसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष बीडीओ के पास पहुंचेगा, बीडीओ मतलब प्रखंड में आएगा। अब प्रखंड क्या करेगा, हर आपके पंचायत में बांट देगा, हर पंचायत में क्या करेगा, दे देगा। मुखिया लिया क्या करेगा, वार्ड को सरपंच को सबको दे देगा कि लीजिए अपना अपना क्या करिए, अपने समाज का विकास करिए। तो ये होता है पंचायती लेवल, ठीक है ना। ये पंचायती लेवल आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम लोग समझते हैं
नगरीय शासन व्यवस्था समझ लेते हैं। देखो नगरीय शासन व्यवस्था का मतलब जहां पर लोग कृषि पर, देखिए कृषि पर और 4/4 ना 3/4 लोग कृषि करबे नहीं करते हैं। एक भाग मात्र, 4 भाग है अगर मान लो किसी गांव का, तो उस गांव में 3 भाग लोग तो कृषि करबे नहीं करते, एक ही भाग कृषि करता है, तो वो नगर में गिना जाएगा, वो आपका गांव में नहीं गिना जाएगा। तो कहने का मतलब नगरीय शासन व्यवस्था, देखो संविधान में 74वां संशोधन करके नगरीय शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया। ये भी क्या होता है, एक पंचायत की तरह ही होता है, ठीक है ना। तो नगरीय शासन व्यवस्था के भी 3 अंग होते हैं, कौन कौन सा, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। अब नगर पंचायत क्या होता है, जहां आपकी आबादी 12,000 से 12,000 से 40,000 के बीच में है, मतलब जहां की आबादी 12,000 से 40,000 के बीच में है, तो वो आपका नगर में आ जाएगा, उसको नगर दे दिया जाएगा, ठीक है ना, वो नगर पंचायत में आ जाएगा, वो उसके लिए एक नगर पंचायत बना दिया जाएगा। और यहाँ पर जानते हैं वोटिंग वोटिंग ना होता है, ये सब ग्राम पंचायत में वोटिंग होता है, तो नगर पंचायत में सिर्फ वार्डों का वोटिंग होता है। वार्ड लोग मतलब मान लो कि 12,000 से 40,000 की जनसंख्या है, तो वहाँ हर गाँव में जो वार्ड है वो वार्ड चुनेंगे कि हाँ किसको चुनना है मुझे, कि कौन नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनना है, कि नगर पंचायत का मेन कौन बनेगा, वो वहाँ पर वार्ड चुनने का काम करते हैं। तो वार्डों के मतदाताओं द्वारा सीधे चुन लिया जाता है नगर पंचायत का मेन। याद देखिएगा, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। ये क्या होता है, प्रधान होता है, मतलब मेन होता है, मुखिया होता है, ये आप याद रखिएगा। तो नगर पंचायत का जो मेन चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, तो वार्डों के द्वारा चुना जाता है। और साथ में नगर पंचायत कब होगा, जब वहां पर 3/4 भाग कृषि नहीं करेगा, मतलब 4 भाग में 1 भाग कृषि करेगा, 3 भाग वो किसी और काम पर आश्रित है, तो वो नगर पंचायत में चलाएगा, मतलब नगर में चलाएगा। अब अगले नगर पंचायत आपको समझ में आ गई। अब नगर परिषद हम लोग समझते हैं। देखो नगर परिषद बताए नहीं, देखो नगरीय शासन व्यवस्था का 3 अंग चलेंगे। कौन कौन सा अंग चलेगा, नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद और नगर निगम। तो नगर पंचायत तो आपको समझ में, जहां आबादी 12,000 से 40,000 के बीच में होनी चाहिए। अब नगर परिषद देखिए, जहां की आबादी मतलब जिस नगर की आबादी 2 लाख से 3 लाख है, अभी यहाँ 12,000 से 40,000 चल गई, और जहाँ की आबादी 2 से 3 लाख हो गई, तो वो नगर परिषद में चलाएगा, उसको नगर परिषद कहा जाएगा। तो नगर परिषद में आबादी 2 से 3 लाख लोगों की होती है, और इसका भी कार्यकाल, नगर परिषद का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। नगर परिषद का काम होता है कि वो अपने नगर का क्या करे, विकास करवाए। पटना क्या है, एक नगर है, ठीक है ना। देखो तो अपने नगर का क्या करें, नगर परिषद को विकास करें। जहां जिस नगर की जनसंख्या 2 से 3 लाख में चली आ जाएंगी, तो वो आपका नगर परिषद कहलाएगा। तो नगर परिषद में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, मतलब जो अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष काम करने का काम करता है। जैसे मुखिया में हो गया, मुखिया कोनो वर्ष से यहाँ पर नहीं है, तो मुखिया के जगह पर उप मुखिया होता है, वो क्या करेगा, वो अपने गाँव का सब कार्यभार संभालने का काम करता है। तो इसी कारण से उप मुखिया चाहे उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो नगर परिषद में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के नहीं रहने पर उपाध्यक्ष काम करता है, ठीक है ना। और ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं अपने नगर के विकास के लिए काम करते हैं। मान लो कि अपने नगर में नाली बनवाना है, नाली से पानी निकला उसको कैसे ठीक करवाना है, कोई नई चीजें बनवाना है, मतलब जितनी भी नगर का विकास से संबंधित जो कार्य है ना, वो सब कौन करेंगे, नगर परिषद करते हैं। आगे देखिए तीसरा होता है नगर निगम होता है। तो नगर निगम, अभी तो देखिए 2 से 3 लाख जिसकी जनसंख्या होगी वो नगर परिषद कहलाएगा, लेकिन नगर निगम में 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। कितना, 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या जब हो जाएगा ना, तो नगर निगम कहलाएगा। जैसे पटना का जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा है, तो पटना एक नगर निगम है। पटना क्या एक नगर निगम है, आरा क्या एक नगर निगम है, गया क्या एक नगर निगम है। नगर निगम का मतलब जहां की जिस नगर की जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा हो जाए, 3 लाख से कम आएगा वो नगर परिषद कहलाएगा, ठीक है ना। 40,000 से कम आएगा वो नगर पंचायत कहलाएगा, और जहां की जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा हो वो कहलाएगा नगर निगम। पटना क्या है, एक नगर निगम है, ठीक है ना। देखो तो जो नगर निगम होता है उसका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। इसमें जो मतलब जो इसमें 2 तरह के अध्यक्ष होते हैं, उन अध्यक्ष को हम मेयर कह सकते हैं, यानी महापौर और उप महापौर करते हैं। ये भी क्या एक अध्यक्ष होते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं मेयर या चेयरमैन कह सकते हैं, मेयर ही कहिए इनको, ठीक है ना। तो इसमें 2 मेयर होते हैं, एक होता है महापौर, दूसरा होता है उप महापौर। देखो महापौर नहीं रहेगा तो उप महापौर काम करता है, ठीक है ना। इनका जो काम होता है ना, ये जो नगर निगम के जो अध्यक्ष महापौर उप महापौर होते हैं, ये अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की आवश्यकता को देखते हैं, मतलब वहां के नगर के लोग क्या हमसे चाहते हैं, कैसे हम विकास करें, बस यही, और उनकी सुख सुविधाओं को पूरा करना होता है। मतलब अपने स्थान का विकास करने की जिम्मेदारी इनका होता है, और साथ में वहां के लोगों की हर मांगों को पूरा करना इनका अधिकार होता है, नगर निगम में चला आता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई होगी नगर पंचायत क्या और नगर परिषद क्या, नगर निगम क्या है। तो नगर पंचायत जहां की जनसंख्या, जिस नगर की जनसंख्या 12,000 से 40,000 होगा वो नगर पंचायत बन जाएगा, और जहां 2 से 3 लाख जनसंख्या होगा वो नगर परिषद कहलाएगा, और जहां 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगा वो कहलाएगा नगर निगम। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी ग्राम पंचायत, ये जो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था ये क्या है, और नगरीय शासन व्यवस्था क्या है ये भी समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन फिर भी एक वीडियो में चैप्टर को क्लियर करना भी जरूरी था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।